Hello, my wonderful children. My name is Komal, your English teacher, and here I am again with video of chapter number 4. And इस chapter का क्या नाम है बच्चों? इस chapter का नाम है From the Diary of a Young Girl. And एक ये Diary of a Young Girl एक पूरी novel है, उसमें से एक छोटा सा excerpt है ये From the Diary of Anne Frank. एंड आज हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में? वैसे तो हम बहुत सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, जैसे कि एन फ्रैंक की डायरी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उसने अपनी डायरी को फ्रेंड बनाया। उसके बाद करेंगे कैसे 13 साल की बच्ची अकेली हो सकती है इस पूरी दुनिया में, वो अकेला फील कर सकती है, लोनली फील कर सकती है। एन का ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल इन हर लाइफ, कैसे वो अपना बॉन्ड उसका दूसरे लोगों के साथ था, किस तरीके का बॉन्ड वो शेयर करती थी। उसका क्लासरूम एंटिसिपेशन, क्लासरूम में क्या माहौल था, वो अपने क्लासमेट्स के बारे में क्या सोचती थी। विल रीड अबाउट दैट इज वेल। हम लोग उसके एक मैथमेटिक्स टीचर के बारे में पढ़ेंगे, मिस्टर कीजिंग, और वो क्या उसे कॉन्टिन्यूसली असाइनमेंट्स देते जाते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कैसे एन एकदम क्रिएटिवली उन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करती है। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन 2 पॉइंट्स को केटर करेंगे। एन की डायरी के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हाउ शी इज़ इंट्रोड्यूसिंग हर डायरी, एंड हम उसकी लोनलीनेस के बारे में देखेंगे कि वाई शी नीडेड टू कीप अ डायरी। 13 साल के बच्चे के पास बहुत लोग होते हैं बात करने के लिए, खेलने के लिए, बट ऐसा एन की लाइफ में क्या था कि उसको एक डायरी रखनी पड़ी। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू केटर टू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. And as always, as I tell you, that every video will have competency for you. People will be teaching you, will be inculcating the values in you. And what are we targeting today for? सबसे पहले हम देखेंगे थीम ऑफ आइसोलेशन वर्सेस कनेक्शन। कैसे बच्चों को आइसोलेशन, कैसे आजकल के यूथ को, आजकल के बच्चों को आइसोलेशन पसंद आने लग गया है। सॉलिटरी लिविंग बहुत पसंद आती है, अलूफनेस पसंद आती है। लेकिन ये आइसोलेशन की लाइफ और कनेक्टिविटी की लाइफ, सराउंडेड बाय पीपल, जो लोगों से घिरी हुई लाइफ होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे चैप्टर के एंड तक, इस पर्टिकुलर वीडियो के एंड तक। एंड दूसरा, रेजिलियंस एंड परसिवरेंस। अगर किसी भी इंसान के अंदर रेजिलियंस है द पावर ऑफ हीलिंग। अगर कोई भी अपने दुख से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है और बहुत डिटरमाइंड होता है, परसिवरेंस होती है, किसी भी चीज़ को करने की चाह होती है, तो कोई भी चीज़ आज लाइफ में कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है। हाउ इज इट कनेक्टेड टू एन एंड हाउ दीज 2 पॉइंट्स आर गोइंग टू हेल्प you in your life? We'll be looking at that in this particular video. So without wasting any further time, let us all start with chapter number 4 from the diary of Anne Frank. सबसे पहले हमें एक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए राइटर का और उनके साथ क्या हुआ था, बिकॉज दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट, दिस इज़ अ वी कैन सिंपली से एक बहुत ही इंटीमेट एक्सपीरियंस लिखा है एन फ्रैंक ने वर्ल्ड वॉर 2 का। बीइंग अ जूविश गर्ल, किन किन चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ा, किन किन चीज़ों से शी हैड बिन सफरिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जूविश फैमिली को किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ा, उन्होंने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। 13 साल की बच्ची ने डायरी लिखना शुरू की थी और 16 साल की बहुत छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। एंड उन 3-4 सालों में उन्होंने जितना भी कुछ लिखा उसको हम जानते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल एंड फ्रैंक के नाम से। अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई है। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, और उस टाइम वर्ल्ड में क्या सिनेरियो था उसके बारे में। Annalise Mary Anne Frank, 12 June 1929 to February or March 1945, nearly 16 years, almost 16 to 17 years, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 other friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. तो ये जो कि 12 जून को पैदा हुई थी 1929 में, इस एन फ्रैंक ने, जिसकी डेथ हुई फरवरी या मार्च, इट इज़ नॉट कन्फर्म कि किस मंथ में हुई थी, क्योंकि उनकी डेथ एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हुई थी, जो कि नाजीज़ का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उसमें उनकी डेथ हुई ईयर 1945 में। शी वॉज merely a 16-year-old गर्ल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इस डायरी में जो भी उन्होंने
इस 13 साल की उम्र में उनको डायरी गिफ्ट मिली थी और 13 साल से 16 साल तक और उससे पहले भी अपनी लाइफ में जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस हुए थे, बीइंग अ जूइश गर्ल जो कि जर्मन में पैदा हुई, और जूइश होना कितना बड़ा पाप था उस टाइम पे, जो उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 का पूरा सिनेरियो था, जो परसिक्यूशन ऑफ जूस था, जो जो पूरा माहौल क्रिएट हुआ था, उस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में हमारी एन फ्रैंक ने लिखा है। जब जर्मन ऑक्यूपेशन था नीदरलैंड्स पे, सो शी वाज रिजाइडिंग इन नीदरलैंड्स, तो वो भाग के कहाँ जाती हैं, वो एम्स्टरडैम में जाती हैं और वो अपनी फैमिली के साथ, टोटल उनकी फैमिली में 4 लोग थे इंक्लूडिंग एन, ओटो फ्रैंक फादर, एडिथ फ्रैंक उनकी मदर, एंड उनकी बहन थी मार्गरेट फ्रैंक, एंड वो खुद थी एन फ्रैंक, 4 लोग थे और 4 और अलग दोस्त थे, वो सब मिलके बंकर्स में छुपे हुए थे। एक बुक केस जैसा था, जैसे मूवीज में होता है ना, ऐसे शेल्फ को हटाते हैं तो पीछे एक पूरा घर होता है छुपा हुआ, वैसे एक छोटे से बंकर में, एक छोटे से हिडन से एनेक्सी में वो रह रहे थे जो कि बुक केस के पीछे था, एंड वो कैसे ना कैसे अपने आप को सेव करके बैठे थे। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret फ्रैंक। तो ये सारे 8 लोग उस एनेक्सी में रहते थे, छुपी हुई एक हिडन सेल के अंदर टाइप्स ऑफ में रहते थे वो, लेकिन 2 साल वहाँ छुपने के बाद किसी इंसान ने उनकी इन्फॉर्मेशन नाजीज़ को दी, वहाँ पे जो उस टाइम का पर्टिकुलर एनवायरनमेंट था, जो गवर्नमेंट थी उनको दी, और दे वर बीट्रेड बाय दोज पीपल एंड दीज नाजीज केम एंड दे टुक देम ओवर, उनको ले गए वो लोग वहाँ से और उनको कहाँ भेज दिया, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। तो जो मेल्स थे यानी कि ओटो फ्रैंक को तो एक अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा और एडिथ, मार्गरेट एंड एन फ्रैंक को एक अलग कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा। एन फ्रैंक ने 1945 में अपनी लास्ट सांसें लेने से पहले, कुछ ही दिन पहले अपनी मदर की डेथ देखी थी, कुछ दिनों के बाद उसने अपनी सिस्टर की डेथ होते हुए देखी, एंड इन सब चीज़ों की वजह से वो इतनी ज़्यादा शॉक थी, इतनी ज़्यादा ट्रॉमा में थी कि बर्गन बेल्सन ये जगह का नाम है जहाँ पर उनका कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में इन्होंने भी दम तोड़ दिया। किसके चलते? टाइफस के चलते, जो कि एक तरीके का बुखार है। ओके, so she died due to typhus in Bergen-Belsen's concentration camp, and she was traumatized of her mother's and her sister's death, and उसी के चलते उनकी भी मृत्यु हो गई। Her father, Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. तो ओटो फ्रैंक था जो कि सिर्फ पूरी फ्रैंक फैमिली में से सिर्फ ओटो फ्रैंक बचा था, और जब वॉर एंड हुई, ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स को डाइल्यूट कर दिया, ख़त्म कर दिया, अबॉलिश कर दिया, तो ओटो फ्रैंक वापस आया जहाँ पर उसके बच्चों को, उसकी वाइफ को रखा गया था। वहाँ पर उसने देखा कि उसकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचाया हुआ है, बट ही वॉज हैंडेड ओवर अ डायरी, एंड दैट डायरी वॉज रिटन इन डच, एंड दैट वॉज रिटन बाय नन अदर बट ओटो फ्रैंक्स youngest daughter Anne Frank, and she was, she has written everything so beautifully. उन्होंने इतने अच्छे से हर एक चीज़ को डिस्क्राइब किया था कि it was the most precious literature for Otto Frank. उन्हें उनके लिए उस टाइम पे वो सबसे ज़्यादा precious literature था। Convinced that was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उन्होंने देखा कि बिल्कुल यूनिक है, जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 को एन फ्रैंक ने देखा, जिस आंखों से देखा और जिस तरह उसे डिस्क्राइब किया, वो इतना यूनिक था दैट ही वाज कन्विंस्ड कि मुझे इसको कैसे ना कैसे करके अपनी बेटी की इस डायरी को पब्लिश कराना है, एंड दैट टू इन विच लैंग्वेज? इन इंग्लिश लैंग्वेज। एन फ्रैंक ने उसे ओरिजिनली डच में लिखा था। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed राइटर ऑफ द हॉलोकॉस्ट विक्टिम्स। उस टाइम के जितने भी राइटर्स थे, जितने भी लोगों ने लिखा, जो हॉलोकॉस्ट, ये पूरा जर्मन नाजीज का जो ऑक्यूपेशन था ओवर ज्यूइश पीपल, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में एन फ्रैंक को एक बहुत रिनाउंड राइटर माना जाता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत नियर, एक बहुत इंटीमेट और एक बहुत क्लोज एक्सपीरियंस अपना उसके अंदर एक्सप्लेन किया है, बीइंग अ टीनेजर।
ना हम लोग देखेंगे जल्दी से। यह हम लोगों ने समझ लिया, बैकग्राउंड हमें पता लग गया कि कैसे एन फ्रैंक के साथ क्या चल रहा था। ये कोई फिक्शन नहीं है, कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है। एन फ्रैंक एक रियल कैरेक्टर है और वर्ल्ड वॉर 2 में सर्वाइव करते हुए 3 साल, जब उनकी फाइनली डेथ हुई तो उन 3 सालों तक उन्होंने जो भी कुछ लिखा तो उनके फादर ने उसे पब्लिश कराया, और उसी का आज एक एक्सर्प्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से देखते हैं। देखो, वर्ल्ड वॉर 2 सुनते और नाजी सुनते हुए, जूइश परसिक्यूशन सुनते हुए लोगों को कहीं ना कहीं एक नेगेटिव और बहुत ही सोम्बर सा माहौल, एक एक थॉट आएगा दिमाग में। बट ये जो चैप्टर है ये एक्चुअली बहुत नेगेटिव, पेसिमिस्टिक या सैडनेस के ऊपर नहीं है, बट एंड छोटी सी बच्ची कैसे उसने अपने टीचर्स के साथ किस तरीके की बॉन्ड वो शेयर करती थी, किस तरीके से वो मस्ती करती थी, क्या उसकी स्कूल लाइफ थी। This chapter is related to that. How zestful of a character little Anne Frank was. The kind of bond she shared with different people around her, with different peers of her. ये इस पर्टिकुलर पार्ट में और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे, तो कुछ भी सोम्बर, सैड और सीरियस नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट। विल स्टार्ट विद द चैप्टर कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में फन और जेस्टफुल क्या लिखा था। ओके Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I've never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else would be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. अब देखो, एन डायरी लिखने से पहले ही लिख रही है कि उसने खुद को कन्विंस कर रही है कि उसे डायरी क्यों लिखनी चाहिए। वो कॉन्टम्पलेट कर रही है। डायरी में हम वैसे जनरली क्या लिखते हैं बच्चों? अपनी पूरी दिनचर्या, अपना पूरा रूटीन, अपना पूरा स्केड्यूल हम लिखते हैं। दैट आई वेक अप, आई yesterday I woke up at this particular time, I did this, I did that. We write all those things in a particular diary that we maintain. Journaling, डेली जर्नलिंग करते हैं। लेकिन Anne Frank, while writing the diary, she's still contemplating what to write and why am I writing. She's justifying। कुछ देर पहले तक जब वो अपना पूरी दिनचर्या लिखना शुरू करेगी, अपने experiences लिखना शुरू करेगी, उससे पहले she's describing and she's telling how strange of an exercise she felt that writing in a diary was for her, और क्यों बहुत strange था उसके लिए डायरी के अंदर लिखना, क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी कोई भी चीज़ नहीं लिखी थी। डायरी में लिखना तो दूर, उसने आज से पहले कभी भी कोई भी जर्नलिंग नहीं की थी। तो समहाउ उसके लिए वो बहुत स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। और वो कह रही है सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बट मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, सबसे पहली बात तो मैंने कुछ नहीं लिखा आज तक, मैंने आज तक कभी भी अपने आप को इतना एक्सप्रेस नहीं किया है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अगर मैं एक डायरी लिख भी दूँ तो कौन ही वो इंसान होगा जो कि 13 साल की बच्ची के जो थॉट प्रोसेस है, जो टाइम जहाँ पे वो बैठ के सोचती है और लिखती है, उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। She said, I didn't write anything, neither I would be interested in reading whatever I am going to write in the diary, nor anybody else would be interested in the musings of a 13-year-old girl. म्यूजिंग क्या होता है? जब आप शांत एकांत में बैठ के सोचते हैं, कोई चीज़ को थॉट प्रोसेस करते हैं, किसी चीज़ को सोचते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूजिंग। तो उसने कहा कि कोई ना तो मैं इंटरेस्टेड होंगी ना कोई और इंटरेस्टेड होगा उन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो इसलिए मेरे लिए कहीं ना कहीं क्या है? स्ट्रेंज एक्सरसाइज है। ये लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। एंड इसका क्वेश्चन मैंने CBSE क्वेश्चन भी ऐड किया है, जो हम लोग एंड में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के। 2-3 CBSE क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन पैराग्राफ से। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. So now Anne Frank कह रही है कि no matter what, whether it is strange for me, whether anybody would be interested in reading or not, I don't care. मुझे कोई भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई इंटरेस्टेड होगा पढ़ने में या नहीं होगा, कि मैं खुद भी पढ़ूंगी इसे या नहीं, ये स्ट्रेंज है या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे डायरी लिखनी है क्योंकि आई हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स पाइल्ड अप। बहुत सारी फीलिंग्स है जो स्टैकअप हो गई है मेरे हाथ पे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो
मैं बिल्कुल बोल नहीं पाती हूँ, मैं बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। एंड इसका जिम्मेदार वो लोगों को नहीं, वो खुद को ही ठहराती है कि आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है लोगों को अपनी बातें बताने में। इसलिए अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने दिल को हल्का करने के लिए, नो मैटर व्हाट, मैं तो डायरी लिखूंगी और मेरे मन में जो भी आएगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, मैं जो भी फील करूंगी, आई एम गोइंग टू जॉट दैट डाउन इन माई डायरी। और उसके बाद वो अपनी आइकॉनिक लाइन बोलने वाली है, अपनी आइकॉनिक लाइन लिखने वाली है। और वो लाइन क्या है बच्चों? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एन फ्रैंक लिखती हैं कि पेपर के अंदर भाई ज़्यादा पेशेंस होते हैं लोगों से, लोगों के अंदर बहुत कम पेशेंस होते हैं, पेपर में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। मैं इसको समझाती हूँ, एक सीबीएसई क्वेश्चन भी है, ये बहुत बार सीबीएसई में रिपीट हुआ है। और क्या कहना चाहता है हमारा एन फ्रैंक, क्या कहना चाहती है? लुक, जब भी आप पेपर पे लिखना शुरू करते हैं तो क्या पेपर आपको जजमेंट्स देता है कि हे भगवान ये क्या लिख दिया तुमने मेरे ऊपर? या कभी भी पेपर आपको क्रिटिसाइज करता है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता? नहीं करता। ना पेपर जज करता है, ना पेपर क्रिटिसाइज करता है। और तो और, जब तुम लिखते हो तो क्या पेपर इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है, इंटरप्ट करता है? नहीं। पेपर कभी नहीं बोलेगा कि अभी रुक जाओ, अभी मत लिखो, अभी मेरे को ये सुनो, ये करो। तो पेपर would absorb each and everything that you are going to give it to it, right? कुछ भी चीजें जो आप पेपर को दोगे वो पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा, वो शांति से पीसफुली सारी चीज़ों को ग्रहण कर लेगा। लेकिन लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होते हैं। अगर आप किसी के पास जाएंगे और उसको अपना दिल का हाल बताने लगेंगे तो वो आपकी बात को तो साइड कर देगा और वो खुद की ही बातें बताने लग जाएगा। या आप अपनी अचीवमेंट भी किसी के साथ शेयर करेंगे कि देखो मैंने ये किया, तो वो आपकी बात को तो बिल्कुल साइड कर देगा और वो अपनी ही बातें बताने लग जाएगा कि देखो मैंने भी ऐसा किया। या लोगों के पास जाओगे और आप बोलोगी मुझसे ये गलती हो गई, तो रादर देन अंडरस्टैंडिंग यू, पीपल विल क्रिटिसाइज यू, पीपल विल इंटरवीन, पीपल डोंट हैव गुड लिसनिंग स्किल्स, बट पेपर हैज। पेपर के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत एब्जॉर्प्शन है, बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स है, जो कि लोगों के पास नहीं है। और अगर कोई भी बात हम लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाती है। नोबडी इज़ अ गुड सीक्रेट कीपर। कोई भी इस ज़माने में अच्छा सीक्रेट कीपर नहीं है। बट पेपर पे जो आपने लिखा वो कहीं भी बाहर जाके आउट लाउड आपकी बातों को नहीं बोलेगा। तो इसी वजह से एन फ्रैंक ने कहा पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से बहुत ज़्यादा धैर्य किसके अंदर होता है? पेपर में। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे पक्का क्वेश्चन आता है। ओके, आगे देखते हैं वो क्या कहती है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or out. उसने, अब वो लिखती जा रही है, वो कह रही है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ही मैंने एक दिन बैठ के सोचा था जब मैं अपने घर में बैठी थी और मेरे को कुछ नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। डिप्रेस मतलब मैं बहुत दुखी थी, मैं परेशान थी कि कुछ चीज़ों को लेके, एंड आई वाज लिस्टलेस। कोई एनर्जी नहीं थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक अपने घर पे बैठी थी, अपने मुंह को अपने चिन में नीचे लेके बैठी हुई थी, एंड आई वाज कॉन्टेम्पलेटिंग, मैं सोचने की कोशिश कर रही थी कि मैं बाहर जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं स्केप्टिकल थी कि मुझे बाहर जाके खेलना चाहिए या नहीं चाहिए, या मुझे घर पे बैठना चाहिए। एंड शी इज सेइंग कि उस टाइम पे, उस दिन जब मैं थोड़ी थोड़ी दुखी थी, और वो शायद इसीलिए दुखी होगी क्योंकि उसने मे भी किसी से अपनी बात करने की कोशिश की होगी, मे बी उसने अपनी दिल का हाल किसी को बताने की कोशिश की होगी, एंड ही और शी मस्ट हैव बिन स्टॉप्ड बाय, और शी मस्ट हैव बीन इंटरवीन्ड और इंटरप्टेड बाय द लिसनर। तो इसलिए उसने उस दिन आके घर पे या थोड़े दिन बाद उस बारे में सोचा और उसने कहा कि भाई इस दुनिया में पेपर से अच्छा पेशेंस किसी के भी अंदर नहीं है। I finally stayed where I was brooding. Yes, paper does have more patience since I am not planning to let anyone read this stiff-backed notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend. It probably won't make a bit of difference. तो उसने डिसाइड किया, वो पहले स्केप्टिकल थी, डिलेमा में थी कि उसे बाहर जाना चाहिए घर में, बट फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो घर पे रहेगी,
और घर पे रह के जैसे वो फील कर रही थी डिप्रेस्ड, वैसा ही अब वो डिप्रेस्ड और सैड फील करने लगी। लेकिन उसी टाइम उसको वो दिमाग में ख्याल आया कि हाँ भाई, पेपर के अंदर ही ज़्यादा पेशेंस है, लोगों के अंदर इतने पेशेंस नहीं है। एंड नाउ अब वो खुद को जस्टिफाई करी कि देखो मुझे राइटिंग, आई मस्ट राइट इन डायरी फर्स्ट थिंग, वाई, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स पाइल्ड अप इन माई हार्ट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाइलअप हो गई है, जो स्टैकअप हो गई है, जिसकी वजह से मैं बहुत भारी और हैवी फील कर रही हूँ। तो मुझे किसी ना किसी को शेयर करने के लिए, वो मैं किसी पर्सन के साथ ना शेयर करके किसी पेपर के साथ शेयर करूँ तो वो सेफ रहेगा। और वो ये भी बोल रही है कि आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी वन रीड दिस डायरी। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि कोई पढ़े, ना मैं किसी को पढ़ने की इजाज़त दूंगी, ना मैं किसी को पढ़ने की परमिशन दूंगी, जब तक मुझे कोई अपना एक पक्का दोस्त, कोई रियल फ्रेंड नहीं मिलता। शी सेड आई एम नॉट गोइंग टू लेट एनी वन रीड दिस ग्रैंडली डायरी, जो एकदम स्टिफ बैक सी एकदम सी डायरी है, मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, अगर कभी फ्यूचर में मुझे कोई एक ऐसा दोस्त मिलता है जिससे मैं अपने दिल का हाल शेयर कर सकूं, जिसको मैं सारी बातें बता सकूं विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म और इंटरप्शन, तो उसको शायद मैं अपनी डायरी पढ़ने का मौका दूंगी। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. अब वो बोल रही है, लेकिन अब देखो मैं आप बताती हूँ कि आइडिया, ये जो सीड था, ये सीड कैसे मेरे दिमाग में, किसने ये सीड बोया, किस चीज़, किस सिचुएशन की वजह से ये सीड एक प्लांट में कन्वर्ट हुआ, वाई शैल आई कीप द डायरी, हु प्रॉम्प्टेड दैट, व्हाट थिंग प्रॉम्प्टेड दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे एक डायरी लिखनी चाहिए। I don't have a friend. Let me put into more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the whole world. And I am not. I have loving parents and a 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. Very important. अब देखो वो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि वो कह रही है कि मुझे क्यों लगा। अब मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ आपको। उसने कहा कि मेरे पास कोई एक अच्छा दोस्त नहीं है और मैं अलोन हूँ, मैं इस दुनिया में क्या हूँ, अकेली हूँ। अब कोई 13, मतलब कोई तुम्हारे पास 7-8 साल का बच्चा, 12-13 साल का बच्चा आके बोले कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ, कोई मेरी बात समझने वाला नहीं है, तो हम उन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेते नहीं हैं। क्योंकि 12-13 साल के बच्चे के अराउंड उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, गाइड, फ्रेंड्स एट स्कूल, इतने सारे पीयर्स होते हैं कि कोई बच्चा ये इस चीज़ को डाइजेस्ट करना कि a 13-year-old child is alone in this world is a little difficult. इंडियन सोसाइटी में तो ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो एन ने कहा कि देखो अगर मैं बोलूँगी कि मैं इस पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ तो कोई बिलीव नहीं करेगा, और ऐसा है भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे अडोरेबल फादर है, बहुत प्यारी सी मदर है, एक बहुत अच्छी बड़ी बहन है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं फैमिली एंड फ्रेंड्स कह सकती हूँ। लेकिन सिर्फ मेरी लाइफ में एक ही कमी है, और वो किस चीज़ की कमी है बच्चों? अ ट्रू फ्रेंड। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, आप बच्चों का कॉन्सेप्ट होता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? देखो दोस्त तो सब होते हैं, लेकिन वो एक इंसान जिससे आप अपने मन की बात कर सको, जिससे आपको कोई जजमेंट का डर नहीं है, जो डांट भी दे तो अच्छा लगता है, जिससे आप जो जब आप अपने लोवेस्ट में होते हो तो तब आपको उसी की याद आती है कि उससे आप बात करना चाहते हो। तो एन की लाइफ में वैसा कोई बेस्ट फ्रेंड, वैसा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था जो एक्चुअली एन को समझ सके, जो एक्चुअली एन को उसी की तरह ट्रीट कर सके द वे शी वांटेड टू। तो शी वॉज एक्चुअली यर्निंग फॉर अ ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ, और क्योंकि आज तक उसे कभी भी कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिला था, तो शी डिसाइडेड दैट शी इज गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। वो एक डायरी लिखना शुरू करेगी।
All I think about when I am with my friends is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. और उसने ये कहा ऐसा भी नहीं है कि मेरे आसपास दोस्त नहीं है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे बातें करती हूँ. आई एम वेरी टॉकेटिव, आई टॉक अ लॉट, बट देन वेन एवर आई टॉक टू देम आई ओनली टॉक अबाउट सर्फेस थिंग्स. आई ओनली टॉक अबाउट थिंग्स विच आर वेरी मच विजिबल टू आईज, विच आर वेरी मच जो इंसान कानों से सुन सकता है और जो आंखों से देख सकता है, सरफेस की चीज़ें. यानी कि कोई फिलोसफिकल बातें नहीं हो रही हैं, लाइफ के अंडरस्टैंडिंग को लेके बातें नहीं हो रही हैं, डीप डीप टॉक्स नहीं हो रहे थे. एंड शी सेड कि किसी और की ये गलती नहीं है, शायद मैं ही हूँ. मैं किसी पे भी बहुत इजीली विश्वास नहीं करती हूँ, मैं किसी पे भी इजीली कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरा, और मैं किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं करती. एंड शायद यही एक रीज़न है कि मैं किसी को भी अपने इतने सारे दोस्तों में से एक ट्रू फ्रेंड बना नहीं पाई हूँ. बट देन नाउ बिकॉज शी नोज दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, शी कन्फाइड्स इन पेपर इन मोर देन अ ह्यूमन. किसी ह्यूमन से ज़्यादा वो एक पेपर में विश्वास रखती है. तो इसलिए उसने कहा कि मैं ये डायरी लिखूंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरी लाइफ में वो ट्रू फ्रेंड नहीं है, और गलती मेरी है क्योंकि मैं ऊपरी बातें तो कर लेती हूँ, मज़े कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ, एक अच्छी फ्रेंडशिप भी क्रिएट कर लेती हूँ. तो लेकिन जब बात आती है अपने दिल का हाल बयां करने की, जब बात आती है अपने मन की बात करने की, तो वो मैं किसी से नहीं कर पाती, और शायद अब मैं किसी से करूँगी भी नहीं. क्यों? क्योंकि हमें बस फाइनली एक ट्रू फ्रेंड आ गया है, और वो ट्रू फ्रेंड कौन है? उसकी डायरी. वेरी गुड चिल्ड्रन. चलो आगे देखते हैं. In any case, that's just how things are, and unfortunately, they're not liable to change. This is why I've started the डायरी. एंड उसने कहा कि देखो, अनफॉर्चुनेटली, चाहे चीज़ें सही लगे या नहीं लगे, बट चीज़ें तो ऐसी है, सिचुएशन तो ऐसी ही है, और शायद ऐसी ही रहेंगी. दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. आई कांट सी देम चेंजिंग इन द फ्यूचर एज वेल. एंड बिकॉज आई एम desiring for that one person with whom I can talk about anything. I really want that one person in my life, that one listener in my life with whom I can share anything that my heart desires for. So for that reason only, I have started writing a diary. I have kept a diary, and I will be calling my diary what? That I'll tell you later on, not right now. Okay? तो इसी की वजह से उसने क्या किया बच्चों? डायरी लिखना शुरू की. ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स आप जब भी 6 मार्क क्वेश्चन में आया कि वाई शी स्टार्टेड राइटिंग अ डायरी, तो सब चीज़ें लिख दो कि उसके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, फिर भी लिखा क्योंकि मन में बहुत सारी बातें थी. उसे लगता था कि उसके अराउंड बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो उस दुनिया में अकेली थी क्योंकि उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था. उसे लगता था पेपर में ज़्यादा पेशेंस है, तो उसने डिसाइड किया कि वो पेपर को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बनाएगी, और इसी वजह से उसने क्या किया? डायरी लिखना शुरू किया. To enhance my image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this diary my friend Kitty. तो उसने कहा कि देखो, ये जो डायरी है ये एक्चुअली पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर नहीं, एक मिक्सचर ऑफ पेपर नहीं है, एक बंच ऑफ पेपर नहीं है. फॉर मी इट इज़ माई फ्रेंड. और ये मेरे लिए एक्चुअली बहुत बहुत करीबी दोस्त की तरह है. तो इसकी इमेज को इन्हांस करने के लिए और आप सबको समझाने के लिए कि मेरे लिए ये डायरी कितनी इम्पोर्टेंट है, आई विल बी कॉलिंग माई डायरी वॉट? आई हैव गिवन इट अ नेम, एंड वॉट इज़ दैट? द डायरीज नेम इज़ किटी. एंड समहाउ इसको हम क्या कहेंगे? ये है बेटा पर्सोनिफिकेशन. इसने किटी को एक फ्रेंड का दर्जा दिया है जो कि एक ह्यूमनली इंस्टिंक्ट है. और जैसे हम हमारे किसी लिविंग थिंग का और किसी एक इंसान से कनेक्ट होने के लिए उनका नाम रखते हैं, ये एक बहुत ही ह्यूमनली ट्रेट है. कि अगर कोई दोस्त है तो उसको तुमने बिट्टू बुला लिया, सोनू बुला लिया, मोनू बुला लिया, ठीक है, तो हम
लोगों के नाम रखते हैं, तो सिमिलरली डायरी का नाम क्या रखा गया, क्या रखा एन ने, डायरी से कनेक्ट करने के लिए, पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करने के लिए, ह्यूमन लेवल पे कनेक्ट करने के लिए उसने डायरी का नाम किटी रखा, एंड इट इज़ एक्चुअली personification, ये याद रखना. So she decided no matter what she is going to call her diary Kitty. And I think this is for आज इधर ही तक चैप्टर पढ़ेंगे. अब हम जल्दी से एक बार CBSE क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इस पूरे पार्ट में से बन सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? ऐसा क्या स्ट्रेंज था जो एन फ्रैंक को लगा कि भैया डायरी में लिखना तो बड़ा अजीब है, वियर्ड है, एब्सर्ड है. What was that weird and absurd thing? This is what we are going to read. Writing in a diary was a strange experience for Anne Frank as she has never had a diary and it was a gift on her 13th birthday. क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी डायरी उसके पास तक नहीं थी. शी नेवर possessed a diary. She never had a possession of a diary and also she got this diary on her 13th birthday. उसको एज अ बर्थडे प्रेजेंट मिला था. 13 years की जब वो हुई थी तब उसको ये बर्थडे प्रेजेंट मिला था. तो क्योंकि उसके पास आज तक कभी कोई डायरी नहीं थी और उसने आज तक कुछ लिखा नहीं था, तो उसके लिए क्या था, थोड़ा सा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था. She estimated that neither her nor anybody else would be interested in reading that diary afterwards. She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and downs. तो उसने एस्टिमेट किया था कि ना तो कोई और बल्कि कोई और क्या, वो खुद भी अपनी जो भी बातें, जो 13 साल की एक बच्ची अपनी बातें लिखने वाली है उस डायरी के अंदर, वो उनमें से किसी भी बातों को बाद में पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगी. बट ये कितना आयरॉनिकल है, उसे लगा था कि वो नहीं पढ़ेगी, उसे लगा था कोई और नहीं पढ़ेगा, लेकिन उनके जाने के बाद, एन फ्रैंक के एक्चुअली जाने के बाद पूरी दुनिया ने उनकी डायरी पढ़ी और पूरी दुनिया ने उस 13 साल की बच्चे की म्यूजिंग्स, 13 साल के बच्चे के थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा सराहा, बहुत ज़्यादा प्रेज किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया. तो यहाँ पर आंसर में उन्होंने एस्टिमेट किया था भैया स्ट्रेंज इसलिए क्योंकि ना तो मैं इंटरेस्टेड होंगी बाद में इसको पढ़ने के लिए, ना कोई और इंटरेस्टेड होगा इस पर्टिकुलर डायरी को पढ़ने के लिए. तो इसीलिए क्या है, बड़ी स्ट्रेंज सी एक्सरसाइज है. एंड लेकिन उसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड माना और उन्होंने डेली रूटीन की जगह, अपने स्केड्यूल की जगह, अपनी लाइफ के जितने भी इंटीमेट फीलिंग्स थे, इंटीमेट एक्सपीरियंसेस थे, चाहे उसमें बहुत वो खुश हो या बहुत बुरा फील कर रही हो, किसी भी तरीके की ग्राफ को, चाहे वो हैप्पीनेस का ग्राफ हो या सैडनेस का ग्राफ हो, उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी डायरी में लिखा. आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why Anne lay emphasis on paper has more patience than people? ये मैंने बताया था कितना इम्पोर्टेंट है. तो ऐसा क्यों बोला एन फ्रैंक ने कि paper has more patience than people? According to Anne, paper is more patient than people because the diary is a silent recorder of Anne's thoughts. देखो, क्योंकि डायरी ने एन के सारे थॉट्स को रिकॉर्ड कर रखा, तो वो पेपर पे अपनी सारे फीलिंग्स को पोर करती थी, बर्स्ट करती थी, आउटपोर करती थी. तो उसकी वजह से एन she thought it was a non-judgmental and patient thing. ये जो अब वो कुछ भी अपनी डायरी में लिखती थी, it had actually become the part of a non-judgmental process, a patient process, because that paper is never going to interrupt. The paper was never going to हम कह सकते हैं कि पेपर ना उनको interrupt करता था, ना जज करता था, ना intervene करता था. So that is why she said that paper has more patience than people. People, on the other hand, rarely listen and constantly censure whenever she talks. People are seldom interested in listening to the musings of a 13-year-old schoolgirl, and diary would not object or shut her up. तो जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि पेपर उसे कभी बीच में नहीं रोकता था, कभी भी उसकी चीज़ों को क्रिटिकल एनालिसिस नहीं देता कि ओ तुमने ये किया, तुमने बहुत गलत किया, अरे वाह तुमने ये किया, वेरी गुड. नो, कोई क्रिटिकल ओपिनियन नहीं होता था. बेसिक लिसनिंग होती थी पेपर के साथ. लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं, ना तो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ना पेशेंट होते हैं. 13 साल की बच्ची क्या सोचती होगी, वो कोई सुनने में भी इंटरेस्टेड नहीं था. और अगर वो जब बोलने की कोशिश करती थी तो उसे क्रिटिसिज्म मिलता था, उसे कमेंट्स मिलते थे. एंड जिसकी वजह से उसे लगा कि पेपर शायद एक बेटर लिसनर
है, and it would patiently let her fill up its blank pages with her thoughts. और पेपर ने कभी भी उसको अपने थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस फिल अप करने में कभी भी इंटरप्ट नहीं किया, बीच में नहीं रोका. And it never commented without any judgment. This diary writing was an extremely personal and intimate act for Anne, and she decided that she would not let anyone read it. For her, Anne के लिए एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस था, एक बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एक्सपीरियंस था. वो अपने दिल की सारी बातें इसके अंदर लिखती थी, और उन्होंने स्टार्टिंग में डिसाइड भी किया था कि वो ये डायरी किसी को भी नहीं पढ़ने देगी until she finds a person जो कि उनका ट्रू फ्रेंड होगा, और वो उस ट्रू फ्रेंड को ही सिर्फ अलाउ करेंगी. सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस करना. दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, we've come to an end, almost to the end of the particular video. Lesson का end हो चुका है. अब हम देखेंगे आउटकम सर ने क्या क्या सीखे. सबसे पहले importance of empathy. We should understand what a child is feeling. If we are not empathizing with the child, हम most probably बच्चों को हम अकेला कर देते हैं. हमें समझ नहीं आता है, हमें लगता है कि सब लोग हैं आसपास, सब बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को डांट पड़ती है, क्रिटिसिज्म मिलता है, जजमेंट मिलता है, तो बच्चे हमसे बहुत आइसोलेट हो जाते हैं, बहुत दूर होते जाते हैं. बच्चे हमसे उतना कनेक्ट नहीं कर पाते. लेकिन अगर हम बच्चों के साथ एम्पैथाइज करें, उनके मेंटल प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें, उनके परसेप्शन को समझने की कोशिश करें, तो शायद बॉन्ड बहुत अच्छा हो सकता है, शायद बच्चे बिल्कुल भी अकेला फील न करें. सो इम्पोर्टेंस ऑफ एम्पैथी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ. एंड सेल्फ डिस्कवरी, इमोशंस, थॉट्स एंड डिज़ायर्स. देखो हर बच्चा एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी पे होता है. वो डिस्कवर करता है खुद को कि वो कैसा फील करता है, उसको कब किस चीज़ पे क्या रिएक्शन होता है. तो वी शुड अंडरस्टैंड कि वी शुड गिव स्पेस टू द चाइल्ड, एंड वी शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज अप्रिशिएट. बच्चों की हमेशा हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है बच्चों की, हम सब भी, वी ऑल आर ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, राइट. हम कुछ ना कुछ अपने बारे में रोज़ डिस्कवर करते हैं. अच्छा, मैं ये भी करता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ. तो उस जर्नी को हमें एम्ब्रेस करना चाहिए और उससे हमेशा बेस्ट की तरफ मूव करते रहना चाहिए. सो फाइनली वी कम टू माय फेवरेट पार्ट, दैट इज असेसमेंट. 2 क्वेश्चंस है, जल्दी से देखते हैं क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर होना चाहिए. थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इसका एक आंसर है जो सब चीज़ों को इन्वॉल्व करता है, तो ध्यान से करना है. इसका ऑप्शन देखना ध्यान से. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में क्या होता है बच्चों, मोर पेशेंस होता है. व्हाट डज दिस इम्प्लाई? बिकॉज एन का क्या कहने का मतलब था, शी बिलीव्ड इन द पावर ऑफ राइटिंग मोर देन स्पीकिंग टू पीपल. फर्स्ट ऑप्शन. फेल्ट दैट शी कुड पोर हर हार्ट आउट ऑन पेपर विदाउट एनी हिंड्रेंस. उसे लगता था कि वो अपनी सारी फीलिंग्स बिना किसी रुकावट के पेपर पे लिख सकती है. शी हैड मोर फेथ इन शेयरिंग हर थॉट्स एंड फीलिंग्स विद पेपर. उसे लगता था कि पेपर उसकी बातें लोगों को जाके नहीं बताएगा, तो उसका फेथ था, ट्रस्ट ज़्यादा था पेपर पे. और she felt that she could share her feelings openly on paper. और उसे ये लगता था कि वो शायद ओपनली अपनी सारी बातें पेपर से कर सकती है. तो इसमें क्या आंसर होगा? देखो इसके ए, बी, सी और डी ऐसे ऑप्शन जो काफ़ी सिमिलर हैं, जो ऐसे लग रहे हैं कि येस ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं, लेकिन इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है बी ऑप्शन. वाई? क्योंकि कह रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस, और हिंड्रेंस में आपका जजमेंट भी आ जाता है, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है और इंटरप्शन भी आ जाता है. तो जिन जिन बच्चों ने बी आंसर लॉक किया था, दे ऑल वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन? If the diary were a real friend, what qualities would Anne expect it to have? Pick the option that lists these correctly. अगर एक्चुअली एन के पास एक और डायरी होती और वो एक डायरी थी जो अगर वो रियल फ्रेंड में कन्वर्ट हो जाती, अगर वो सच में एक इंसान के रूप में आता, तो वो कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो उस इंसान में भी देखना चाहती थी. सबसे पहली, शी वॉन्टेड इट टू बी अ गुड लिसनर और अ कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट इज़ अ पर्सन जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंस रखते हो, जिसके ऊपर आपको भरोसा होता है, ठीक है. नॉन जजमेंटल और ऑल ऑफ द अबव. वो क्या चाहती थी अपने ट्रू फ्रेंड में, कि वो एक गुड लिसनर हो, उस पर वो कॉन्फिडेंस रख सके, ट्रस्ट कर सके, या वो नॉन जजमेंटल हो, फालतू की बातों पे जज ना करे, क्रिटिसाइज ना करे, या
सारी की सारी ये क्वालिटीज। तो इसका आंसर भी बहुत सिंपल है, डी, ऑल ऑफ दी अबव। एंड आई नो तुम सब बच्चों ने ये सही किया होगा। With this we've come to an end of this particular part. इस पार्ट के एंड पे हम आ चुके हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे एन फ्रैंक अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करेगी, इंट्रोड्यूस करेगी, वो डायरी लिखना शुरू करेगी और अपने एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस को शेयर करेगी जो कि उसके मैथमेटिक्स टीचर के साथ था। So till then, stay tuned for your grade 10 preparations. Please stick to Mission Gyan, stick to Komal Ma'am for your English preparations. Bye bye children, take care.